बदलते भारत की शान। नमस्कार। असत्य बोलने वालों को अपनी कही गई हर बात याद रखनी पड़ती है, लेकिन जो सच बोलते हैं उनको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। लेकिन एक बात है जो हमें और आपको याद रखनी चाहिए, कंठस्थ कर लेनी चाहिए, पहाड़ों की तरह याद कर लेनी चाहिए। जी हाँ, वो बात यह है कि मेरी और आपकी मुलाकात आज के दिन होती है बिल्कुल लाइव, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है सच के साथ। तो फिर इस सच के साथ के कार्यक्रम में कई रंगों को एक जगह समेटने की, संवारने की कोशिश हम करते हैं। ये कोशिश मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले बताइए कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है आपको। लेकिन एक ऐसा मौसम, एक ऐसी जलवायु जो लगातार कई सालों से बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, लेकिन हम और आप उस तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे। मैं लगातार आपसे कहता हूं कि हर बदलती हुई चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि देखिए इस बदलते हुए मौसम में, बदलती हुई ऋतु में, बदलते हुए इस परिवर्तन में कैसे खुद को ढालना है। तो आज यही एक बड़ी कोशिश हम करेंगे, पर्यावरण के बदलते हुए मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझने का प्रयास भी होगा कि आखिर इस बदलते हुए पर्यावरण को हम कैसे समझें, कैसे वो उपाय हो सकते हैं जिनको अख्तियार करके हम अपने भविष्य की सुदृढ़ नींव रख सकते हैं। और ये कोशिश कहीं नहीं होती है, ये कोशिश सिर्फ यहां होती है जिसको हम कहते हैं डीडी किसान। कार्यक्रम का नाम सच के साथ, आपके साथ मैं आपका अपना साथी घनश्याम उपाध्याय। तो फिर बिना देर किए, बिना समय को जाया किए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। और आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि बात आपकी सेहत की है, हमारी सेहत की है, आपके अपनों की सेहत की है और देश की सेहत की है। तो फिर जब बात देश की होती है तो देश का अपना ये चैनल आगे बढ़ के आपको हमेशा की तरह संदेश देता है कि सच के साथ रहिए। मेरे शो की रवायत है कि कार्यक्रम की शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ होती है और फिर बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं सच के साथ की। जलवायु परिवर्तन देश से लेकर विदेश तक चर्चा का विषय बना हुआ है। हो भी क्यों नहीं, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या जो है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जलवायु क्या होती है। जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी जगह का औसत मौसम है, और जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में बदलाव आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है और पूरे विश्व में भी। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 सालों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। तापमान में ये बदलाव संख्या की दृष्टि से कम हो सकता है, लेकिन इस तरह के किसी भी बदलाव का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण हिमनद पिघल रहे हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन का असर हम इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों, पेड़ पौधों सब पर पड़ रहा है। इसके चलते पक्षियों की कुछ प्रजातियां तो लुप्त हो चुकी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण में हो रहे बदलावों को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ एक व्यक्ति का अधिकार जीवन और समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, संविधान का अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य को पर्यावरण को बचाने और उसमें सुधार करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही देश के जंगलों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने के प्रयास करने होंगे। अनुच्छेद 51A का क्लॉज G अपेक्षा करता है कि जंगलों, तालाबों, नदियों और वन्य जीवन सहित पूरे पर्यावरण को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी।
भले ही ये संविधान के न्यायोचित प्रावधान नहीं है, ये दिखाते हैं कि संविधान प्राकृतिक दुनिया के महत्व को समझता है। अदालत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के निवास स्थान को बचाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बता दें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण खास तौर से राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। इनकी संख्या में कमी का कारण इनके रहने की जगह के पास सौर संयंत्रों सहित ओवरहेड बिजली पारेषण लाइनों से उनका अक्सर टकराना है। अदालत ने ये भी कहा कि क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को पहचानने वाली और उनसे लड़ने का लक्ष्य रखने वाली सरकारी नीतियों और नियम विनियमों के बावजूद भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हो। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लोगों के पास इन दुष्प्रभावों से बचने का अधिकार नहीं है। वहीं अगर इकोसाइड की बात करें तो कोर्ट ने इकोसाइड के मुद्दे पर भी अपना समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। इकोसाइड का शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण को मारना। इकोसाइड को गैर कानूनी या अनियंत्रित कामों के रूप में समझा जा सकता है, यानी ऐसे काम जिन्हें करने से पर्यावरण को बड़े पैमाने पर गंभीर या दीर्घकालिक नुकसान होने की संभावना है। बता दें कि बेल्जियम ने इकोसाइड को अपराध के रूप में मान्यता दी है। 12 देशों में इकोसाइड एक अपराध है। इकोसाइड को अपराध घोषित करने पर भारत के रुख की बात करें तो कुछ भारतीय न्यायालय के फैसलों में इकोसाइड यानी पारिस्थितिकी संहार शब्द का संदर्भ दिया गया है। इस अवधारणा को औपचारिक रूप से भारतीय कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानून बने हुए हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि देखिए असल में दिक्कत क्या है, पर्यावरण को लेकर कितने बड़े नुकसानों का एक बड़ा खाका खींचा जा सकता है, जिसकी तरफ हम शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे बचाव हो सकते हैं, किस किस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमानों को खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका एक एक करके कराता हूँ। मेरे साथ जुड़ रही हैं कविता अशोक जी, पर्यावरणविद हैं। कविता जी, स्वागत आपका हमारे इस शो में। और मेरे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं गुंजन मिश्रा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुंजन जी, स्वागत आपका। एनवायरमेंट को लेकर काम करते रहे हैं आप। डीके शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और कई तरह के केसेस इसी के मद्देनजर उन्होंने टैकल किए हैं, बहुत बारीकी से हर चीज को जानते हैं। डॉक्टर सुमित उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप डॉक्टर तो हैं ही, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अच्छे से समझा पाएंगे कि किस तरह की स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं। कविता अशोक जी, सबसे पास आप ही बैठी हैं, मेरे तो शुरुआत आप ही से करता हूँ। जलवायु परिवर्तन को लेके कई परिवर्तन हमारे जीवन में हर रोज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बदलने को तैयार नहीं है। मूल वजह क्या समझ में आती है मैम? देखिए, मूल वजह मैं ये समझती हूँ, क्योंकि ग्राउंड वर्क पे थोड़ा काम करती हूँ तो लोगों से बहुत ज़्यादा वन ऑन वन मेरा इंटरेक्शन रहता है, मतलब मेल जोल रहता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर पर्यावरण में कोई बदलाव आएगा और एज अ होल पूरी पृथ्वी को लेकर के, तो वो आएगा हमारी सोच से। जब हमारा मेंटल एटीट्यूड बदलेगा, जब हम ये मानेंगे कि पृथ्वी हमारी माँ है और हम इसके बच्चे हैं और खाली ये जिम्मेदारी किसी पर्यावरणविद की नहीं, ना ये मीडिया की है, ना सरकार की है, ये सबकी जिम्मेदारी है। इतनी सी सोच बदलने, मैं कहती हूँ पृथ्वी जो है वो स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी। लेकिन ये बदलाव करने को हम तैयार क्यों नहीं है मैम? ये तो किताबी बातें हैं ना, सारी धरती हमारी माँ है, हम उसे माँ मान कह रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे। किताबी बातों को जमीन पे उतारना होगा ना। कैसे मैम? 2008 से आप भी काम कर रही है, कितना बदलाव हो गया? देखिए, मैं अकेली कितना बदलाव ला सकती हूँ, वो वाली बात हुई कि सागर में एक बूंद के समान। मगर यही तो थिंकिंग मैं कह रही हूँ बदले, कि हर आदमी ये सोचे कि मैं भी सागर में बूंद एक डालूं तो सही। सिर्फ अगर ये सोचेंगे कि ये कविता डाल रहे मैम, ये बूंद क्यों नहीं डाल रहे? लोग इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि लोग सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हवा गंदी है, प्रदूषित है, एयर पोल्यूशन हो रहा है तो सरकार करेगी। तो मैम ये तो और गंभीर समस्या है। इसका मतलब जो पर्यावरण की दिक्कत है वो तो अलग मसला है, हम अवेयर ही नहीं है, हम मर्जी नहीं जान पा रहे हैं, इलाज तो तब होगा। देखिए, लोगों को सब पता है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि लोग नहीं जानते कि पर्यावरण को दूषित करने में उनका कितना भयंकर योगदान है। पहाड़ों पे जाकर आप प्लास्टिक बॉटल सब फेंक रहे हैं, आप पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहे हैं। आप सब समझ लीजिए जैसे दिल्ली में है, इतना हवा का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसमें हमारा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप ये नहीं कह सकते ना कि सिर्फ किसान का योगदान है या फैक्ट्री से आग वो धुआं निकल रहा है।
हर व्यक्ति का योगदान है। जब तक मानेंगे नहीं, आप तो खुद कह रहे हैं कि लोग नहीं मान रहे। अगर हमें पता है कि हमें किसी से खतरा है और तब भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। तो देखिए, तो वो बात होगी ना कि सिगरेट के पैकेट के बाहर लिखा होता है कि मत पीजिए, सिगरेट मत फूकिए, तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो भी जो मूर्ख लोग वो सिगरेट ले रहे हैं, तो हम उसी में आ रहे हैं, उसी कैटेगरी में हमें सब पता है, पूरी अवेयरनेस है कि ये एक दिन जो ये हम प्रदूषण जो है ये हमारी जो है वो जान लेके मानेगा। तो पहले हम सुधर जाएं। तो मेरी तो यही हमेशा हाथ जोड़ के लोगों को प्रार्थना भी रहती है और अवेयरनेस भी यही रहती है कि जागृत हो जाइए। गुंजन जी हमारे साथ हैं। तो गुंजन जी, आप तो लगातार काम करते रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज आपकी आंखों से होकर गुजरी है और कई लेख मैंने आपके पढ़े हैं। सर, आखिर दिक्कत कहाँ पे है? मेन गड्ढा वो कौन सा है जिसे भरे जाने की जरूरत है? हम आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांध के क्यों बैठे हुए हैं? देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जैसा कि अभी कविता मैडम बोल रही थी कि ये तो बहुत शुरू से कहा गया है। ये सिर्फ गांधी, दलाई लामा, बौद्ध और इन सब लोगों ने नहीं कहा, ये तो वेदों से, हजारों साल पुराने जमाने से चला आया है कि जो आदर्श जीवन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकताएं क्या है और आपकी जरूरतें क्या है। अब आपकी आवश्यकताएं और जरूरतें, इनमें अगर आदमी फर्क समझ जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो पर्यावरण की समस्याएं हैं, जो पृथ्वी की समस्या है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा रीजन ये है, हम इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो प्रदूषित नहीं है। आप देख लीजिए, कोरोना के समय जब सब काम बंद हो गए थे तो उस समय ये था कि हमारा आसमान साफ हो गया था, पहाड़ हमको दिखाई देने लगे थे, एयर पॉल्यूशन नहीं था, वाटर पॉल्यूशन, नदियां स्वच्छ होने लगी थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी प्रदूषित नहीं है, ये प्लानिट प्रदूषित नहीं है, प्रदूषित है आदमी के विचार, आदमी का मस्तिष्क, आदमी के क्रियाकलाप, ये प्रदूषित है। तो हमको मेन जो रीजन है वो देखना होगा और ये बात तभी समझ में आएगी कि हम चाहते क्या है और किस तरह से जीना चाहते हैं। ये हमारे अभी तक समझ में ही नहीं आया कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी को आप रुपए, पैसा, मकान, धन, दौलत सब दे जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, हवा, पानी, साफ स्वच्छ भोजन, ये कहां से दे पाएंगे आप जब तक कि आपका पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा। और यही बेसिक जरूरतें हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। पंच महाभूतों को इग्नोर करके अगर आप चाहेंगे कि हम दुनिया की दौलत कमा लें तो आप क्या हासिल कर पाएंगे? कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कौन कर रहा है इग्नोर? मैं तो आए दिन अखबारों में पढ़ता हूँ, आज फला शिविर हो रहा है, फला समिट हो रही है, फला गोष्ठी हो रही है, कॉप को लेकर इतनी सारी बातचीत है, जलवायु परिवर्तन को लेकर इतनी सारी बातचीत है, करोड़ों करोड़ों फंड रिलीज हो रहा है हर लेवल पे, इवन इंटरनेशनली हम देख रहे हैं, वहां पे भी कई शिविर हो रहे हैं, कई गोष्ठियां हो रही हैं। सर, इतना सब कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। अब कोप 28 को देख लीजिए, पिछले 28 सालों से हो क्या रहा है। कोप में होता क्या है कि हर साल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई यहां पर इस बार कोप की मीटिंग होगी। अब उसमें मीटिंग में क्या होता है? मैं तो समझता हूं कि ये जो कोप है, ये सब एक पिकनिक के एक पॉइंट हैं, एक एजेंडा बन जाते हैं पिकनिक के, और उसमें होता हासिल क्या है? पिछले 28 सालों से क्या हासिल हो रहा है? वही 1.5। अरे आप कुछ क्रियान्वयन की, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तो बात कीजिए। आप इम्प्लीमेंटेशन कुछ करना नहीं चाहते और आप चिल्लाते हैं कि 1.5 हम कम कर लेंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सब से कुछ नहीं निकलने वाला। निकलेगा तभी जबकि अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उससे स्पष्ट नजर आता है, ठीक है, उससे स्पष्ट है कि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समकक्ष आना होगा। सर, इस पे भी आऊंगा, रफ्ता रफ्ता बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए, डॉक्टर सुमित उपाध्याय। डॉक्टर सुमित, असल में जिस जागरूकता की बात हम कर रहे हैं वो जागरूकता हो क्यों नहीं पा रही है? हम जागने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि कितने बड़े खतरे के मुहाने में हम खड़े हैं? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर सुमित सर आज आपके प्रोग्राम में मेरठ से आया हूँ। मेरठ यूपी का, पश्चिम यूपी का एक बहुत बढ़िया सिटी है जहाँ पे महाभारत कालीन समय से वहाँ पे संस्कृति चली आ रही है। और हमारे मेरठ में एक बड़ा मशहूर है कि जब आप मेरठ से दिल्ली जाएंगे तो आप सीट बेल्ट दिल्ली में घुसते ही लगाएंगे, उससे पहले आप नहीं लगाएंगे। तो जब तक आपके लॉज, जब तक आपके कानून इतने सख्त नहीं होंगे कि सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है तो आपका 2500 रुपये का फाइन हो जाएगा, जैसा कि आपका दिल्ली में हो जाता है। मेरठ में नहीं होता हमारा, हम मेरठ में सीट बेल्ट नहीं लगाते। इस बारे में सर हमारा एक बहुत अच्छा सजेशन आया था पहले कि जितने भी हमारे नगर निगम हैं
उनको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि आपके अगर घर 40 गज का है या 300 गज का है, आपके घर का फ्रंट आपका 10 मीटर का है, तो उसके आगे अनिवार्य होना चाहिए कि इसके आगे आपको एक पेड़ लगाना है। तो उस तरीके से हम इसको नगर निगम के लेवल पे बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये सर रूलिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि आपके पेट्रोल पंप्स पे होता है कि पेट्रोल पंप्स में इतना आपका ग्रीन एरिया होना चाहिए, तो आप पेट्रोल पंप्स पे देखेंगे ग्रीनरी होती है। इसी तरीके से घरों के आगे भी ग्रीन एरिया होना चाहिए। दूसरा सर एक और बहुत छोटा सा पहलू है, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल में बहुत ज़्यादा वर्किंग है। अभी मेरठ के अंदर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई नगर निगम ने भी इंदौर की बराबरी करने के लिए साफ़ सफाई का बड़ा अच्छा कार्यक्रम शुरू करा है। हम लोगों का एक छोटा सा सर हरितमा करके NGO है डॉक्टर्स का मेरठ के, जो कि IMA के डॉक्टर्स चलाते हैं। हम लोगों का सर सुबह साइकिलिंग का टूर रहता है, सुबह अपनी सेहत बनाने के लिए मॉर्निंग में साइकिलिंग पर जाते हैं और सुबह देखते हैं रोज़ जो है सड़क के किनारे पार्कों की सफाई होती रहती है और अपने जो स्वच्छता मित्र हैं ये पार्क की सफाई करते हैं। वहाँ के मेयर, वहाँ के सभासद बड़े अच्छे से कॉरपोरेटर सफाई कराते हैं और फूल जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखने को मिलता है उस कूड़े को लोग आग लगा देते हैं। तो हमने ये बड़ा एक बार रुक के पूछा स्वच्छता मित्र से भी ऐसा क्यों होता है। कोरोना ये कहना था कि गाड़ी जो है वो आती है 11 बजे, हम झाड़ू लगाते हैं 5 बजे 6 बजे, इतनी देर में कूड़ा फिर से छितरा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर कि ये एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है सर, कि अगर हम कूड़ा कलेक्शन भी और कूड़ा का इकट्ठा होना भी, एकाकीकरण भी एक साथ कर लें तो ये हमारे जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। कूड़े को जलाना अनिवार्य करना कि आपको इतने एरिया से ज़्यादा का घर है तो उसके आगे एक पेड़ लगाना, और पेड़ों की भी सर क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे प्लांट्स का पेड़ों की क्वालिटी होती है, छोटे पेड़ होते हैं जैसे तुलसी के हो गए, श्रब्स हो गए, फिर थोड़े बड़े प्लांट्स हो गए जैसे आपकी हेजेस हो गई, फिर आपके बड़े प्लांट्स हो गए जैसे आप मीडियम हाइट प्लांट्स हो गए, फिर बहुत बड़े प्लांट्स हो गए, नीम के हो गए, पीपल के हो गए। तो पेड़ों की भी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि आप उसका एयर पॉल्यूशन सोखने की उनकी क्षमता लोकल एरिया की बढ़ती जाए। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास लौटेंगे, लेकिन DK शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। शर्मा सर, असल में हम इस तरह की स्थिति में क्यों पहुंच गए कि कोई हमें कानून का डर नहीं दिखाएगा तो तब तक हम बात नहीं मानेंगे। पर्यावरण तो हमारी सेहत से जुड़ा है, हमारी सेहत से, हमारे अपनों की सेहत से जुड़ा है। हम जब वहां अवेयर नहीं हो पा रहे तो आपको क्या लगता है सर, कानून का भय, क्या किसी तरह का कोई नियम बनाना या फिर कोर्ट्स का इंटरवीन करना इस मसले में वो सेंसिटिविटी पैदा कर सकता है जिसकी असल में दरकार है, जो लैक कर रही है? देखिए, आपका एक बहुत ही अहम मुद्दा है। कानून में अभी तक हमारे देश में, जैसा कि अभी रिसेंटली सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऑब्जर्व किया, कोई इस प्रकार का कानून नहीं है। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उनमें दिया गया है कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, एयर पोल्यूशन कैसे बचाना है, वाटर पोल्यूशन कैसे करना है। अब सवाल ये उठता है कि लोग इतने कॉन्शियस क्यों नहीं है, जो एक चीज़ उनकी लाइफ को इफेक्ट करती है उसके बारे में उनको जब तक कोई कंपल्सन, जब तक कोई कानून का भय ना हो, वो क्यों नहीं मानते। सही बात है। उसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक, जब लोग किसी भी अधिकार के बारे में, किसी भी कानून के बारे में पूरे सर्वज्ञ हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो अपने अधिकारों को जानने लगते हैं। लेकिन जो इन्वायरमेंट का मुद्दा है बहुत प्राचीन है, परंतु इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो स्लो एकदम सामने नजर नहीं आते, अपारेंटली नहीं दिखते। उनका असर धीरे धीरे मनुष्य पे, पशु पक्षी पे, हर चीज पे होता है, और वो एक सामाजिक रूप से बहुत से लोगों पे इकट्ठा होता है। तो एक मानव की प्रकृति होती है, वो सोचता है कि मेरे इंडिविजुअल का क्या नुकसान है। अगर मेरा एक इंडिविजुअल का कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, मेरी सर्विस से संबंधित है, मेरे बच्चों से संबंधित है, मेरे खान पान से संबंधित है, तो मैं तुरंत न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा या अथॉरिटीज के पास जाऊंगा। लेकिन मैं देखता हूं कि ये पूरे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे लोकेलिटी के लिए एक मुद्दा है, तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं, दूसरा जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि राजस्थान में एक नदी का पानी पीने से, जो कि पंजाब से होकर गुजरती है, बहुत से लोगों को कैंसर की बीमारी हो गई। और वहां पे एक कैंसर ट्रेन चलाई गई कि उसमें बैठ के लोग जाते थे और उस कैंसर की दवाई लेने के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं था कि इस नदी के दूषित पानी को कैसे रोका जाए। फिर एक पूर्व विधायक ने
ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने मुद्दा उठाया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली को बुलाया और उस मुद्दे पे बहुत सी डायरेक्शंस दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के मुद्दों को एक फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहा है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ देता है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि ये मुद्दा इस प्रकार का है जहां पर आप एक फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं, मीनिंग कि आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। अब आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, वेरियस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, लीगल सिस्टम के द्वारा ये जागरूक किया जाए कि यदि आप देखते हैं आपके आसपास शहर, लोकेलिटी कहीं भी इस प्रकार के राइट का वायलेशन है, तो आप उसमें सर्वोच्च न्यायालय का, दूसरे न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए और लोगों को रिलीफ दिलाइए। यानी उसके लिए भी फिर एक अवेयरनेस कैंपेन शुरुआत करनी पड़ेगी जिसके जरिए लोग कम से कम जान पाए कि नियम क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, चर्चा बहुत है, हमें ब्रेक के उस पार चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाते हैं। खेती की बाधाओं को पार था एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध, नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की और साथ ही बात हो रही है पर्यावरण को बचाने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए एक ऐसे नियम की जो वैश्विक स्तर पे एक सा हो। बेहद खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए। चर्चा का एक पड़ाव हम पार कर चुके हैं। मेरे साथ कविता अशोक जी हैं, पर्यावरणविद हैं। तो कविता जी, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले 10 शीर्ष देशों में भारत शामिल है। ये खतरा जितना बड़ा है, उस खतरे के अपेक्ष में, उस खतरे के कंपैरिजन में हम प्रयास क्या उतने ही बड़े कर रहे हैं? देखिए, पिछले 8-10 सालों से प्रयासों में कुछ बदलाव तो आया है। मैं खुद देख रही हूँ बदलाव है, कुछ नई पॉलिसीज़ हैं। जैसे अभी ये एनवायरनमेंट पे भी एक देखिए लॉ है, फिर पोल्यूटर्स पे का एक नया सिस्टम आया है कि जो प्रदूषण करेगा उसे फाइन देना पड़ेगा। यानी कि अब कोई फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल प्लांट, चाहे इंडिविजुअल भी हों, तो आप अगर पोल्यूट करेंगे तो आपको एक अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो देना पड़ेगा। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हुआ है, हमारा ग्रीन एरिया बढ़ा है, चेंजेस बहुत आए हैं। पर मुझे ऐसे लगता है कि जागरूकता की कमी है। अगर इंडिविजुअल्स, जैसे मैं तो छोटा ही काम करती हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा एक सागर में एक बूंद है, अगर बहुत सारे लोग, हजारों लाखों में अगर लोग जुड़ेंगे तभी फर्क किसी बीमारी का इलाज कई बार घर में कुछ रेमेडी पे हो जाता है, नहीं होता तो हम गोली खा लेते हैं, इंजेक्शन लग जाता है, फिर ऑपरेशन हो जाता है, ट्रांसप्लांट तक हो जाता है। लेकिन जो प्रयास हम कर रहे हैं वो गोली खाने वाला है, और जो बीमारी हो गई है वो तो ट्रांसप्लांट तक पहुंच गई है। मैं उन प्रयासों की इंटेंसिटी समझ रहा हूँ। आप इतनी बड़ी दिक्कत के लिए इतना सा प्रयास करेंगे और कहेंगे बहुत बदलाव आ रहा है, तो जस्टिफाइड नहीं लगता। जस्टिफाइड तो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अकेली कितना प्रयास करूंगी। पैनल पे सब लोग बैठे समझते हैं इस बात को। अकेले आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे जैसे मुट्ठी भर लोग हैं देश में जो कह रहे हैं कि चाहिए, हमने भी
बीड़ा उठाया, दिल्ली की हवा साफ हो, यमुना का पानी साफ हो। मैं ये कह रही हूँ कि कहाँ है वो लाखों लोग जो जुड़ क्यों नहीं रहे हमसे? लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ सर भी बैठे हैं, उन्होंने कहा बताया है। मैम यही मेरे व्यूअर्स को बताइए ना, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। ये मुझे भी पता है कि नहीं जुड़ रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मगर मुझे लगता है लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे, जैसे अभी बात हुई थी कि हमारे बच्चे का एडमिशन है तो मैं 4 चक्कर लगाऊं, फलाने आदमी के घर जाऊं, हवा प्रदूषित है तो मैं क्या करूं? पर्यावरण विद करेंगे, मीडिया संभालेगा, जज साहब देखेंगे, तो नई पॉलिसी प्रयासों का बनेगी। क्या हुआ मैम? 2008 से आप काम कर रही हैं, अगर लोग जागरूक ही नहीं हो पा रहे, देखिए आपके अगर मतलब हम जब जो आपकी बातों में अगर मैं आ गई तो मैं तो आज ही अपना काम बंद कर दूंगी। आपके जैसे 20 लोग मुझे कहते हैं कि आपके अकेले से क्या होगा, मैं कह रही हूँ मेरे अकेले से बहुत कुछ हुआ है। हाँ, तो वही एग्जैक्टली मैं जानना चाह रहा हूँ। आप सुनिए क्या हुआ है। देखिए, एक नॉइज पोल्यूशन का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, सर को पता होगा, केदारनाथ का एक नॉइज पोल्यूशन का केस था, वो मैंने लड़ा था, मैं एनजीटी में उसको जीती थी। अब आप कहेंगे कि अब इंडिविजुअल आदमी क्यों कुछ नहीं कर सकता? करा ना हमने। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हेलीपैड था, हेलीकॉप्टर्स लैंड होते थे, इतना आवाज होती थी, केस लड़ा मैंने, मैं जीती। मैं तो ये चाहता हूँ कि कविता अशोक अकेली ना रहें, ऐसी सैकड़ों कविता अशोक उनके साथ जुड़ जाए। मजा तभी है ना, अकेले सफल होने का कोई फायदा नहीं है। हम अकेले सफल ही नहीं होना चाहते। मैं तो कह रही हूँ कि आइए जुड़िए, लाखों लोग उठें, पर क्योंकि आपने मुझे छेड़ दिया, आपने कहा आपने अकेले ने क्या किया? सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होगा ना। मैं कह रहा हूँ जुड़ेंगे कैसे? देखिए जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? अंदर की आवाज जो है वो हर घर में जाके तो हम लोगों को झकझोर नहीं सकते। लोग अपने आप भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ समझे। जो लोग ये आपका कार्यक्रम आज देख रहे हैं, आपने हम सबको बुलाया, अलग अलग एंगल से हम बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि लोगों को या तो हाथ जोड़ के मना लें, तभी भी लोग नहीं मानते। जब आप स्कूल बंद कर देते हैं कि बड़ा प्रदूषण है, तभी भी लोग नहीं मानते। 20 दिन बच्चे घर पे बैठे हैं तो नहीं माने। अब आप देखो यमुना का पानी गंदा है। ये बातें तो हमें पता है। मैं मुझे बताइए क्यों नहीं मान रहे हैं? बिहाइंड द कर्टेन स्टोरी क्या है? क्योंकि आप ग्राउंड पे जाती हैं, हम सबसे अलग हैं। आप ग्राउंड पे जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो वो कहानी आप कौन सी समझ पा रही हैं? जब मैं लोगों के पास जाती हूँ तो सब लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा। सब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग चाहते हैं कि वाह मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर आप चले जाते हैं। लोग, मैं आ जाती हूँ, लोग फिर वही कूड़ा कचरा करते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ मेरी उपस्थिति से अगर काम करेंगे तो मैं तो पूरे देश में चाहूंगी कि भाई मैं हर जगह मौजूद हो जाऊं और वातावरण में काम करूं। कई कविता अशोक खड़ी करनी होगी ना। करिए, मैं तो चाहती हूँ कि हर गली में कविता अशोक हो गया। आप किसी भी नाम से काम करें, आप काम अच्छा करें। ठीक है। गुंजन मिश्रा भी हमारे साथ पत्रकार। गुंजन जी, असल में जिस बड़े खतरे की हम बात कर रहे हैं, क्या उस बड़े खतरे का जो अलार्मिंग टाइम है, वी हैव क्रॉस दैट, हम पार कर चुके हैं, या अभी भी हम जाग जाएंगे तो कुछ बात बन जाएगी? आपको क्या लगता है सर, अलार्मिंग सिचुएशन है ये? सर ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं, अलार्म के बाद की सिचुएशन। और इस बात की कई अध्ययन हो चुके हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके डाटा भी है, अवेलेबल है, कि अब हमको जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है या जिस हिसाब से हमारे पास जो हमको रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, हवा पानी वगैरह, तो इनको देखते हुए अब हमको 2 पृथ्वी चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें, सर हमसे तो एक पृथ्वी नहीं संभल रही है। वही बता रहा हूँ, अब हमको 2 पृथ्वी, स्टडी कहती है अब हमको 2 पृथ्वी चाहिए, तभी हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। अच्छा। तो अलार्मिंग सिचुएशन तो निकल चुकी सर। अब बात ये आ रही है कि हम इस अलार्म को किस तरह से मैनेज करें, तो उसके लिए देखिए ये इकोसाइट की जो बात आ रही है, इकोसाइट फाउंडेशन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन उतना प्रयास अभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया को देखा जाए तो इंडिया हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका मेंबर अभी भी नहीं है। तो वहां के जो रूल्स रेगुलेशन, इकोसाइट को समझाते भी चलिए, क्योंकि मेरे दर्शकों को जानना जरूरी है कि इकोसाइट अपराध ये है क्या सर? थोड़ा सा इसे समझाइए, फिर आगे बताइए कि असल में क्या हो रहा है। इकोसाइट का मतलब कि जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, वो इकोसाइड कहलाता है। मतलब किसी की हत्या करना, दैट इज ए मर्डर करना, वो एक इकोसाइड है। किसी पेड़ को काटना, वो मर्डर करना उसके बराबर है। तो इकोसाइड एक साधारण शब्दों में हम ये कहें कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ही एक इकोसाइड है। अच्छा। और इकोसाइड को हम लोगों का कहना ये, इकोसाइड फाउंडेशन का कहना ये है कि जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट में 4 कानून बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे युद्ध हो गया, जीनोसाइड हो गया, और जो 4 कानून ये बने हुए हैं, इन कानूनों की तरह ही इकोसाइड को 5वां कानून बनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। तो सर 12 देश तो अभी मेरी जानकारी में ऐसे हैं जहां इसे अपराध माना जाता है, क्या ये संख्या और बढ़ी है? सर अभी बेल्जियम ने इसको अपराध माना है, इसको अच्छा। क्रिमिनल अपराध माना। 13वां देश हो गया वो फिर?
12 जो देश हैं उन्होंने इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इसको अडॉप्ट किया है। ओके जी। तो सर भारत में इस तरह के नियम की, कानून की कितनी व्यवहारिकता आपको समझ में आ रही है, और ये हो भी गया तो किस तरीके से ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्योंकि कई सारे ऐसे अपराध हैं जिनको रोकने के लिए ढेरों नियम हैं, कायदे हैं, लेकिन धड़ल्ले से वो अपराध होते हैं। ये अपराध के लिए अगर कानून आ जाएगा तो वो कैसे रुक जाएगा सर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सच है कि आप भारत में कानून, पर्यावरण के लिए कानून 1970 से बन रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1972, एयर पॉल्यूशन 86, आपका वन्य जीव संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, मतलब दर्जनों कानून हैं ऐसे। उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है कि हमको बार बार इसके बारे में मंथन करना पड़ता है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, हम अपने जंगलों को कैसे बचाएं, अपने नदी नालों को कैसे बचाएं। उसके बावजूद भी हमको करना पड़ता है। तो उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि हम लोगों को ये बात उनके तक पहुंचा ही नहीं पाए कि भाई आप अपनी बसियत, अपने बच्चों के लिए बसियत तो करिए, लेकिन प्राकृतिक बसियत में क्या देके जा रहे हैं बच्चों के लिए? प्राकृतिक बसियत जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, उसकी क्या बसियत आप करते जा रहे हैं अपने आने वाले पीढ़ी के लिए? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है। तो यहां पर कोर्ट की तरफ से, पॉलिसी मैटर्स की तरफ से ये सब मुद्दे उठाए जाना चाहिए, और कानूनों में मानवीय व्यवहार की भी अवधारणा को शामिल करना चाहिए। अगर हम मानवीय नहीं होंगे तो हम कितना भी चिल्लाते रहें कि यार तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ये सजा कर देंगे, ये पेनाल्टी कर देंगे, ये फाइन कर देंगे, आदमी नहीं सचेत होता है। आदमी सचेत तभी होता है जबकि हम उसको मानवीय दृष्टिकोण से इस बात को समझाएंगे, इस बात को ले जाएंगे और ये बताएंगे कि आप तो सर मानवीय दृष्टिकोण से तो कोई समझने को तैयार ही नहीं रहे। उस कविता अशोक जैसे कई लोग हैं जो निकले हुए हैं इस मुहिम पे लोगों को अवेयर करने के लिए, मैं नहीं सुन रहा है। मैं वही आपकी बात को ही आगे ले जा रहा हूं कि देखिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक आप कितना अपना नुकसान कर रहे हैं ये भी तो देखिए, चाहे वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या रोजी रोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर देख लीजिए आप, क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या आप समझते हैं? जितना भी कोस्टल रीजन है, पूरा जिस विश्व का जो कोस्टल रीजन है, वहां के लोग कितने परेशान होंगे आने वाले समय। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना नुकसान होगा, एग्रीकल्चर का कितना नुकसान होगा, ये सब बातें हमको बतानी पड़ेंगी। हमको आर्थिक रूप भी देखना पड़ेगा, सामाजिक रूप भी देखना पड़ेगा और राजनीतिक रूप भी देखना पड़ेगा। तभी हम जब तक इंटीग्रेटेड होके, आज जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की बात कर ही नहीं रहे, एयर पोल्यूशन की बात कर ही नहीं रहे, खाने में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की बात कर ही नहीं रहे। तो हमको चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही हम ये सब समस्याएं, जो वैश्विक समस्याएं हैं, तभी हल कर पाएंगे और तभी हम ये कह सकते हैं कि तभी हम वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा संदेश है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। और समस्या इस बात की है कि हमें हकीकत यह है कि हमको कुछ शब्दों को देखना पड़ेगा। जैसे आजकल हम बात करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी शासन में आती है वो बात करती है विकास 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 नहीं, हमको चाहिए अब समृद्धि। हमको समृद्धि के साथ से इस पे बात करेंगे। देश को आगे ले जाना। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर सुमित उपाध्याय भी मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर उपाध्याय, असल में देखिए हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि दिक्कत ये है भाई, प्रॉब्लम यहाँ पे है, समस्या ये है, लेकिन फिर भी समाधान की तरफ हम बढ़ते नहीं है। वो मैकेनिज्म कैसे डेवलप होना चाहिए एग्जैक्टली सर? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर भी हैं, कई पेशेंट्स भी आते होंगे, तो वो सिस्टम डेवलप कैसे होगा सर जिसके जरिए हम सिर्फ ये ना बता पाए कि दिक्कत ये है, हम ये बता पाए कि इस दिक्कत का समाधान भी है? सर आज की तारीख में जो व्यक्ति है बड़ा तर्क संगत हो गया है। आप किसी को कोई बात फॉलो करने के लिए बोले तो वो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको ये समझाएं कि इसको फॉलो करने से आपका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, तो वो व्यक्ति फॉलो इसको कर लेगा। एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। हमने सर एक छोटा सा वहाँ पर एक अपने मेरठ शहर में एक छोटा सा सर हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करा। हमने 5 घर चिन्हित करे और हमने देखा इस घर के अंदर कितना इनका CO2 एमिशन कितना है। अच्छा, गाड़ी कितनी है, स्कूटर कितने हैं, बिजली का कंजम्पशन कितना है, गीज़र कितने हैं, AC कितने हैं, फ्रिज कितने हैं, वो पूरा उनका सर हमने CO2 एमिशन कैलकुलेट करा प्रति यूनिट। अच्छा, कितने परिवार में लोग हैं, उसी के हिसाब से फिर सर हमने देखा कि आपके घर के आसपास कितने हर्ब्स हैं, कितने श्रब्स हैं, कितने स्मॉल ट्रीज़ हैं, कितने मीडियम ट्रीज़ हैं, कितने लार्ज ट्रीज़ हैं। ओके। उससे हमारा कार्बन एब्जॉर्प्शन का सर इंडेक्स बना।
तो कार्बन एमिशन और कार्बन एब्जॉर्प्शन एक पर्टिकुलर हाउस की कितनी है, मेरे घर की कितनी है, आपके घर की कितनी है, फिर हमने इसका कैलकुलेशन करा। इसी के साथ साथ फिर हमने 10 घरों का जब कर लिया तो हमें एक मोहल्ले का पता चल गया, एक गली का पता चल गया। 100 घरों का करा तो हमें एक RWA का पता चल गया कि इस रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की CO2 एमिशन कितनी है और इसका CO2 एब्जॉर्प्शन कितना है। इस तरीके से सर हमने एक छोटा सा वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, जिससे कि काफ़ी अच्छे वहाँ पे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फिर हमने इसको सर वहाँ पर एक सत्यकाम स्कूल है हमारा, वहाँ पर लॉन्च करा और वहाँ पर बच्चों को समझाया। बच्चों ने इसके बाद कई अच्छी अच्छी क्वेरीज आई कि जी हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम नीम का पेड़ लगा सकें। तो हमने बोला आप ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कि आपके घर में एरिका पाम जैसे या तुलसी बेसिल जैसे। सर जिन 5 घरों को आपने चिन्हित किया वो कैसे घर थे सर, मतलब एजुकेटेड थे? एजुकेटेड थे सर, हमारे डॉक्टर परिवार से थे। क्योंकि सर टास्क तो आसान था सर। टास्क तो इजी है सर, ये टास्क आसान था आपके लिए ना? जी जी आप सर। स्लम में जाके ये काम करके दिखाते तो फिर थोड़ी और मुश्किल होती, मुझे लग रहा है सर। ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट सा हो गया ना? नहीं सर। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि सर जो मेन रूट्स में जहाँ समझने की जरूरत है, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत है, 5 डॉक्टर्स के घर सोचिए आपने चुने। नहीं सर। हाँ। वो मैंने सर आपको बोला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करा है इसको। पायलट प्रोजेक्ट है कि हम इसको एक छोटा सा, तो उसके बाद फिर आप ऐसी जगह इस प्रोजेक्ट को लेके गए? उसके बाद फिर हम सिर्फ इसको RWA में लेके गए और वहाँ पे स्कूल्स में लेके गए और अब उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसके आ रहे हैं। आगे से आगे चल के इसको स्लम्स में ले जाना और आमतौर में आम पब्लिक कर ले जाना, ये भी सर आगे चल के हमारी प्लानिंग है। हाँ प्लीज मैं बोलिए करना चाहूंगी, बताइए ना। क्योंकि अभी कैंपेन्स की बात हो रही है कि अवेयरनेस जो है वो ग्राउंड लेवल पे हो। तो डिफरेंस ये है कि जब हम अपना कोई भी अवेयरनेस कैंपेन करते हैं तो मैं सीधे स्लम्स में ही काम करती हूँ। मैं जैसे मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, मैं समझती हूँ साउथ दिल्ली तो बहुत देर के बाद एड्रेस होगा। चलिए पहले स्लम्स में जाके काम करते हैं, क्योंकि आपने सही कहा वहाँ बहुत मुश्किल है अनपढ़ लोगों को, जो काम जिनकी दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं ना, वो सुनना नहीं चाहते। वो सुनेंगे नहीं, वो नहीं सुनना चाहते, तो मजदूरी करके आ जाएंगे। वो कहेंगे कि आपके हम पूरा दिन आपके साथ खड़े रहेंगे कि नो प्लास्टिक पोल्यूशन और थैली मत यूज करो। मैम आप तो बोल के निकल जाओगे, हमारा तो पूरा दिन निकल गया। और वही थैलियां प्लास्टिक की बोतल उन्होंने बीन के लेके आनी है और वो उन्होंने बेचने हैं, वो सब्जी वाले हैं, वो ठेले वाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारी अप्रोच है वो डिफरेंट है। हम नींव से जाकर के कोशिश करने की, मतलब हम कोशिश तो कर रहे हैं देखिए, पर ये बात सही है क्योंकि देश इतना बड़ा है और आबादी इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है, तो वक्त तो लगेगा और बहुत सारे लोगों का साथ लगेगा। जरूरत कोशिश होने की है, चाहे वो उपाध्याय जी करें चाहे आप करें, कोशिश अलग अलग लेवल पे लगातार होती जानी चाहिए। लेकिन DK शर्मा सर, जिन कोशिशों के मद्देनजर हम कानूनी समझ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है सर, एक वैश्विक नियम, एक वैश्विक कानून पर्यावरण की सेफ्टी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए कितना जरूरी है? क्या वो समय आ गया है जब इस तरह के कानून की फॉर्मेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए? देखिए, मैं इस बात पे थोड़ा सा डिफर करता हूं जी। जैसा कि हम बात करते हैं कि 12 कंट्रीज ने पर्यावरण को मारने का, अगर मैं आम भाषा में कहूँ, उसको एक क्रिमिनलाइज कर दिया। मैं कहूँगा हमारे देश में ऑलरेडी काफ़ी कानून हैं जो पर्यावरण की इन चीज़ों को एक क्रिमिनल के रूप में, क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में देखते हैं। चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे IPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, हमारे पास बहुत से कानून हैं। लेकिन आज तक इन्वायरमेंट की दिशा में उन कानूनों का इन्फोर्समेंट मैं कहूँगा 0 या 5% तक मैं मैक्सिमम कहूँगा। कन्विक्शन रेट क्या है सर इस तरह? कन्विक्शन रेट इसका 1% हार्डली है। आप आज देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है, लेकिन अगर हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की कितनी पेटिशन आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुश्किल से 1% होंगी, मुश्किल से 1%, जबकि इतनी बड़ी समस्या है कि इसका रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो जिस प्रकार क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स कैसे किया जाता है कि यदि यहाँ पर कोई अपराध हुआ तो हो सकता है कोई आदमी उसको सूचित ना करे, पुलिस में रिपोर्ट ना करे कि मैं क्यों बिना बात लफड़े में पड़ता हूं, तो उसके लिए पुलिस का एक सिस्टम होता है। वहां पे एक बीट कांस्टेबल है, अगर वो देखता अपराध हुआ तुरंत चालान करेगा, रिपोर्ट करेगा, केस दर्ज करेगा आगे। इसी प्रकार चाहे वो NGO है, चाहे हमारी संस्थाएं हैं, जैसे कविता जी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, एक वॉलंटियर के रूप में हर जगह एक बीट कांस्टेबल की तरह कुछ पर्टिकुलर एरियाज में
1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे कुछ ऐसे वॉलंटियर होने बहुत ज़रूरी हैं जो ऑलरेडी हमारे देश में इतने कानून हैं उनको लागू कर सके। लागू करने का मतलब है आज वो देख रहे हैं यहाँ पे एक पेड़ कट रहा है तो तुरंत उसकी कार्रवाई करें, कानून ऑलरेडी वहां पर है। वो देखते हैं यहाँ पर ये कोई फैक्ट्री यहाँ पे पोल्यूट कर रही है, वाटर पोल्यूशन कर रही है, एयर पोल्यूशन कर रही है, उसकी रिपोर्ट तुरंत करें। तो इस प्रकार की जब तक इन्फोर्समेंट उसको नहीं किया जाएगा और कानून बनाने से इतना फायदा नहीं होगा जबकि उसका धरातल लेवल पे इंप्लीमेंट ना किया जाए। जहां तक पूरे विश्व का सवाल है, वैश्विक सवाल है, ये एक अच्छी बात है कि हमारा कंट्री भी यदि उन 12 कंट्री की बजाय 13वां कंट्री लागू होता है तो उसका एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन बढ़ती है कि इस देश ने भी इन चीजों को माना। परंतु वो हमारे देश में ऑलरेडी हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे उनको बताएं कि वी हैव ऑलरेडी सो मैनी लीगल थिंग्स जो कि इसको क्रिमिनल मानते हैं और उसको हम सुचारू रूप से लागू कर रहे हैं और उसके लिए हम वॉलंटियर अपॉइंट कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं से उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो सिर्फ कहने भर से काम नहीं होगा, धरातल पे क्या काम हो रहा है ये एक बड़ी कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समाधान क्या हो, फोकस क्या हो, सोल्यूशन क्या हो और विकल्प क्या हो, यही तो सबसे पहले हमको जानना है। ब्रेक के उस पर रहिएगा हमारे साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो आज बात पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की, उन नियमों की, उन कानूनों की जिनकी दरकार अब वैश्विक मानचित्र में समान रूप से होने लगी है। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे और आपके कॉन्टेक्स्ट में कितना व्यवहारिक है ये सब कुछ, कैसे हम बदल सकते हैं खुद को और इस बढ़ते हुए खतरे से कैसे निपट सकते हैं, यही तो आज समझने की कोशिश है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, कविता अशोक जी मेरे साथ है, पर्यावरणविद है। तो कविता जी, जैसे कि ब्रेक से पहले हम ये भी समझ रहे थे कि देखिए मॉनिटरिंग की जरूरत है, मतलब आप नियम बना के छोड़ दे फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे को हम घर में बोल के चले जाएं भाई होमवर्क कर लेना, 4 लेसन याद कर लेना, जब तक सुनेंगे नहीं आके तब तक बच्चा सुनाएगा नहीं, ये तो व्यवहारिक है। तो यही सब कुछ हमें अब करना होगा तभी काम बनेगा। जी देखिए, मैं अब क्योंकि हम इस चर्चा के वहाँ पड़ाव तक आ गए, मैं समझती हूँ, मैं कहना चाहूंगी कि हर नागरिक कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अवेयरनेस जैसे है ना, अवेयरनेस हो गई, चलिए आप मानते हैं अवेयरनेस कर ली, हर नागरिक कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अभी दशहरे के आसपास जो है छतरपुर में एक मांडी गांव है, वहां पर मैं कहीं से आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने देखा पूरी जो एक सड़क के साइड पूरा कूड़ा था, सूखी पत्तियां थी और भयंकर आग लगी हुई थी, इतनी भयंकर कि मेरे पास वीडियो है और वो मैंने मीडिया में चढ़ाया भी था। इतनी भयंकर आग थी, मगर मेरे को बात बताओ, उधर 2 गाँव रहते हैं, किसी ने बॉदर करा कि इन्फॉर्म करें, फायर ब्रिगेड को करें या अथॉरिटी को बोलें कि भाई आग लग रही है, ये पेड़ों में लगेगी, गांव की झुग्गियों में लगेगी, कोई बॉदर ही नहीं करता। तो किस इनिशिएटिव लिया हमने, उनको टैग किया, क्योंकि और मानोगे नहीं आप, विद इन 25 मिनट्स 25 मिनट के अंदर मैंने पहली बार देखा है कि दिल्ली में 25 मिनट के अंदर बाकायदा आकर वो आग पूरी बुझाई गई। तो अगर ये हम कहें कि सरकार काम नहीं कर रही है तो मैं ये कहूंगी ये बात गलत है, काम होता है, आपको भी इनिशिएटिव लेना है। जैसे कहा ना सर ने कि वॉलंटियर हो, नेटवर्क हो, कोई जिम्मेदारी तो ले, आगे बढ़िए, जिम्मेदारी लीजिए, तब अगर काम नहीं हो फिर कंप्लेन करें। हम खुद सब घर में बैठे आराम से एसी में और बाहर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आकर तर्क करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पोल्यूशन हो रहा है, यमुना गंदी है। अरे तो यमुना गंदी कौन कर रहा है? हमारे जैसे लोग ही जा रहे हैं वहाँ यमुना गंदी करने। तो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी और अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्शन हम लोग भी लेंगे ना, तभी तो काम बनेगा। लेकिन मैम वो जो टैग करने तक का सफर है वो कैसे तय होगा?
टैग किया, एक्शन ले लिया, अच्छी बात है, उसमें लेकिन सफर वहां तक कैसे पहुंचेंगे आप मैम? देखिए, अब तो मीडिया इतना, सोशल मीडिया इतना इजी है, अभी तो कोई सफर ही नहीं है। आप तो एक टैग कर दें @so&so, जैसे नोएडा में कभी कुछ होता है तो लोग मुझे टैग कर देते हैं कि ये देखिए जी यहाँ पर ये पानी भर रहा है, या बिल्डिंग के बाहर ये है, या कचरा या कुछ है, मतलब एनीथिंग विच इज ब्लॉकिंग है, रोड टूटी है। मैं अथॉरिटी ऑफ नोएडा को जरा सा टैग करती हूँ, कुछ करती हूँ, तुरंत मैं कह रही हूँ विद इन बाय इवनिंग जवाब आता, ठीक हो जाता है काम। तो एक्टिव तो हैं लोग, सही में मैं स्क्रीन पे सराहना करूंगी कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन समाज के अंतिम छोर तक ये संदेश कैसे पहुंचे, और अवेयरनेस के नाम पे क्या क्या मेन जरूरत है मैम? क्योंकि देखिए ये तो हम समझ चुके हैं अभी तक की चर्चा में कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस होगी कैसे मैम? देखिए, हम जो अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, हम तो स्कूल से शुरू करती हूँ मैं, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेके एमसीडी स्कूल से लेकर के और स्लम्स तक जाकर के, मैं समझती हूँ जब किसी को पकड़ना है तो जड़ से पकड़िए, तो बच्चों से शुरू करें। आप स्लम में गई, क्या कहा आपने, कैसे करती है? नहीं, हम कहते तो क्या है, देखिए मैं तो मैं हेल्थ से भी लोगों को समझा सकती हूँ, मैं हॉस्पिटल्स के साथ, मेरे व्यूअर्स को समझाइए मैम एक प्रैक्टिकल करके। आप सोचिए स्लम में पहुंची हैं, आप बता रही हैं, आप बताइए। मैं बताती नहीं हूँ ना, मैं आज ही मैं यहाँ पर इतना भाषण दे रही हूँ, स्लम में जाके मुझे भाषण देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर पहले ही बहुत नेता आके बोल चुके हैं। अनमोल वचन है, इन्हें सुनने के लिए तो हमने आपको बुलाया है, भाषण नहीं है ये। मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को समझाइए, लोग समझाइए मैम एक बार। देखिए, स्लम्स में जाके भी लोग बहुत बोल चुके होते हैं। मेरा एक तरीका ये होता है कि मैं हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करती हूँ, डॉक्टर्स की टीम लेके गए सपोज हम, ठीक है, हमने अगर समझाना है कि देखिए वायु प्रदूषण से आपकी सेहत को क्या असर हुआ, क्योंकि जब तक मुझे लगता है लोगों को खुद के ऊपर पर्सनल चोट नहीं आएगी ना, लोग समझते नहीं है कि क्या नुकसान हो रहा है। अगर मैं कहूंगी इंडस्ट्री से ये गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, दे डोंट केयर। जब मैं कहूंगी आपके बच्चों को नुकसान हो रहा है, आपकी प्रेग्नेंट वाइफ के जो होने वाला बच्चा है उसको प्लास्टिक पोल्यूशन से नुकसान है, उसको वायु प्रदूषण से, तब लोगों को समझ आता है। डॉक्टर्स को लेके पहुंच जाएंगे तो सोचे कोई महामारी तो नहीं आ गई? महामारी नहीं, लोग बहुत समझदार हैं जी। आप क्या समझते हैं कि जो स्लम के लोग बड़े होशियार हैं, तो सपोज करो एक एंगल हमने हेल्थ का लिया, तो हम उनका, जैसे मैं नॉर्मली हर साल करती हूँ, पोल्यूशन से पहले एक बार हम लोग उनका PFT टेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब समझते हैं, लंग टेस्ट, जैसे इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका क्या, कितना सांस है, क्या आ रहा है, कितना क्लैरिटी है, उसके जैसे आपने दिवाली के बाद फिर हम उसको रिपीट कर देते हैं। अच्छा। लोगों के पास जब वो डेटा आता है, फिर हम उनको डेटा शेयर करते हैं, तो उनको समझ आती है, वो एक प्रमाण है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो एक तरीका है। दूसरा है स्कूल्स के साथ मिलकर हम या तो रैली करते हैं, या ड्राइंग, पेंटिंग कंपटीशन, उनके साथ फेस्टिवल्स, उनके साथ डिबेट जैसे चर्चा हो रही है। तो जागरूकता तो देखिए बच्चों से भी शुरू होगी और बड़ों से भी शुरू होगी, किसी को तो करनी पड़ेगी, मगर एक प्रार्थना है कि जो कर रहा है ना उसको कोई डिस्करेज मत करो। अगर आप साथ में खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम डिस्करेज ना करें, जो कर रहा है उसे करने दो, उसके साथ जुड़े। जगाई है ये दूर तक जानी चाहिए, कोशिश यही सबका होना चाहिए। बहुत खूबसूरत मैम। आंकड़े बताते हैं गुंजन जी कि 2030 तक 25 गुना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। अगर ये आवश्यकता इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो हमारी जो मौजूदा स्थिति है वो तो इसके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है, लड़खड़ा रहे हैं, बल्कि हम तो गिर रहे हैं, रेंग रहे हैं। मैं कहूँ इनफैक्ट कैसे होगा सर ये? देखिए साहब, आंकड़े की बात आप कर रहे हैं तो आप देखिए कि विश्व की 80% पॉपुलेशन इंडिया में है, 4% वाटर है, 2% फॉरेस्ट है, 2.4% के आसपास लैंड है। हाँ। तो आंकड़े उठा के देखेंगे तो इंडिया के पास पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, पॉपुलेशन के उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट इसके लिए तैयारियां कर रही है और सॉल्यूशन भी तलाश रही है। जैसे आप देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे बड़ा, मैं समझता हूं मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है वो किया गया नेचुरल फार्मिंग को लेकर। दूसरा जो कार्य किया गया है वो किया गया है माइक्रो इरिगेशन को लेकर। तीसरा जो कार्य किया गया है वो किया गया है पॉन्ड्स को लेकर, अमृत सरोवर, खेत तालाब, इनको लेकर काम किया गया है। चौथा जो काम किया गया है वो आपका सोलर अलायंस को लेकर काम किया गया, सोलर अलायंस क्रिएट किया गया। तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जो नए नए प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, पॉलिसीज लाई जा रही हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं, तो उनसे देखा जाए तो आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा कुछ पा सकेंगे और अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएंगे। ये तो निश्चित हो गया है, लेकिन उसके लिए भी टाइम चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है कि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं ये वैश्विक लेवल पर ही हल हो पाएंगी। अगर आप चाहें कि इंडिया के माध्यम से के लिए हल हो जाए तो ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए हमको जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, हकीकत यही है कि इस
देश का क्या, विश्व का किसान ही जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर कर सकता है, क्योंकि विश्व के किसान के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है, वही बाग लगा सकता है। आंकड़ा ये बताता है, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। ये आंकड़ा बताता है कि 1860 के दशक से 0.3 से लेकर 0.6 डिग्री सेल्सियस में तापमान में बढ़ोतरी होती रही और इसकी जानकारी लगातार सभी को थी। सर, ये प्रयास कहाँ हुए? इतने सारे प्रयासों का आपने जिक्र किया, अगर ये प्रयास हो रहे थे तो उसके हिसाब से अभी की स्थिति इतनी खराब क्यों है? ये डेटा तो बहुत पहले से अवेलेबल है सर। देखिए साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं सर कि प्रयास बहुत पहले से नहीं थे। अगर प्रयास पहले से होते तो आज हम इस कंडीशन में ना होते कि हमारे पास पता चला कि आप देखिए भारत के 20 शहरों में पीने लायक पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। नोएडा की हालात देख लीजिए, आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, सॉलिड वेस्ट की हालत देख लीजिए, यमुना, देश की राजधानी में यमुना की हालत देख लीजिए, हैं? और होता क्या है, समस्या को एक दूसरे के ऊपर टाल दिया जाता है कि ये उनकी समस्या है, ये उनकी समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कुछ काम किए जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेत तालाब योजना चलाई गई। खेत तालाब योजना से आज बुंदेलखंड में 25,000 तालाब बनने तक, और बुंदेलखंड में 25,000 तालाब बनने से कितना जलवायु परिवर्तन कम हुआ। तो आप कह रहे हैं कि कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिनका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप रहिए मेरे साथ, हमारे साथ डॉक्टर सुमित उपाध्याय भी है। डॉक्टर सुमित, असल में जो आंकड़े में बता रहा हूं डेट वाइज वो बहुत खतरनाक है। एक आंकड़ा ये कहता है कि 2050 तक भारत के 4.5 करोड़ लोगों को अपने घरों से ही पलायन करना पड़ेगा, जो वर्तमान के हालात में, पलायन अब भी हो रहा है लेकिन वर्तमान के हालात में 3 गुना ज्यादा होगा। डरा बिल्कुल नहीं रहे सर हम इन आंकड़ों से, लेकिन चेता रहे हैं, और ये चेतना अभी कितना जरूरी है सर? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हमारे जैसे मेरठ में एक हमारा लोकल एरिया है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर होता है, वो है शिव शक्ति नगर। वहाँ पर पूरे इंडिया का जो है लास्ट दिवाली के आसपास पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा था, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर यूपी। तो इस क्षेत्र से रहने के बाद हमें यहाँ पर दिखता है, वहाँ पर हम देखते हैं लोगों को इतनी ज़्यादा चेस्ट डिजीज़ है, इतनी ज़्यादा नेजल एलर्जीज़ हैं, इतनी ज़्यादा फंगल राइनोसाइनोसाइटिस है, वो सारे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन सर आप इसका दूसरा पहलू भी देखें कि सरकार भी इसके अंदर पूर्ण रूप से मदद कर रही है। जैसे कि सर एक छोटा सा एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड से मैं आपको देना चाहूँगा कि एक हमारे वल्चर पक्षी होता है जो कि सर एक स्कैवेंजर होता है, ठीक है, वो जो है डेड जानवरों को खाता है, और एक ग्रास रूट लेवल का स्कैवेंजर होता है, वो इसका साफ करता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपको बदबू और बहुत ज़्यादा एनिमल के आपको अवशेष और कैराकेसेस आपको जगह जगह मिलते रहेंगे। तो उस पक्षी का नुकसान हो रहा था सर, एक इंजेक्शन आता है डाइक्लोफिनेक करके। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन सर जो है गाय को और भैंस को लगाया जाता था। 50 ml का इंजेक्शन सर वो आता था। जब इसके बारे में डिटेल पता चली कि वल्चर एक्सटिंक्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण ये पता चला कि जब गाय अपने मरणासन में पहुंच जाती थी तो पेन को कम करने के लिए, आर्थराइटिस की वजह से पेन को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक लगाते थे, और उससे उसके चमड़ी के अंदर डाइक्लोफिनेक हो जाता था, जिससे कि वल्चर के अंडे जो है उनके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता था, और अंडे जब वो सेती थी तो वो अंडे उसके टूट जाते थे। तो सरकार ने इतना अच्छा कार्य करा हिंदुस्तान की कि वो 50 ml का जो इंजेक्शन था उसको बैन ही कर दिया। वो इंजेक्शन केवल 1 ml का इंजेक्शन आता है और वो इस्तेमाल नहीं हो पाता। ठीक है, गॉट टू पॉइंट। आप कह रहे हैं कि प्रयास हर स्तर पे किए जा रहे हैं, लेकिन डीके शर्मा सर, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से भारत को हर साल औसतन 7 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है, और बात यहां नहीं थमती है। इसी वजह से पिछले 5 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, जिसे हम SDG के नाम से जानते हैं, उसे पूरा करने के लिए जो भारत की रैंकिंग है उसमें फॉल आया है सर, वो गिर गई है। तो फिर हम क्यों ही नहीं कहते सर कि हमें विश्व के हिसाब से चलना होगा? हम क्यों उससे भारत में सिमट कर रहना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पे गंभीरता से हमारे हर लेवल पे विचार जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति चलती है, जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई सिकुड़ता जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है, और आगे आगे हम देखते हैं कि ये सिकुड़ना और पलायन उस दौर में जाने जा रहा है जहां पर एक हमारे लिए कुछ जगह बचेगी नहीं। तो इसका जैसा कि हम सभी अभी तक इस पे डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि इसको एक वार फुटिंग पे इम्प्लीमेंटेशन हमें करना होगा। अभी हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है,
वो विश्व स्तर के मुकाबले, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है, पर उसके लेवल का नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें एक लैक है। क्यों लैक है? कि जहाँ पर आप देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जहाँ पे लोग बाग अपने अधिकारों के बारे में कॉन्शियस हैं, वहाँ पर वो वॉलेंटियर और खुद उसको लागू करने के लिए आगे आते हैं। हमारे देश में अभी इनको लागू कराने के लिए एनजीओज, संस्थाएं, गवर्नमेंट एजेंसीज, इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि कुछ लेवल पे मैं कहूँगा कुछ लोगों को एक बोनस दिया जाना चाहिए जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो जहां पर नहीं कर रहे हैं और अपराध की श्रेणी में आता है, वहां पर उनको दंड देना अति आवश्यक है, ताकि ये जो इन्वायरमेंट के जितने भी कानून हैं उनको एक अच्छे स्तर पे लागू किया जा सके और उस स्तर पे लागू किया जा सके कि जो वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे ये रिकॉग्नाइज किया जा सके कि भाई इंडिया में इस स्तर पे काम हो रहा है, संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार काम कर रही है और उन पॉलिसीज को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। न्यायालय भी इस दिशा में आजकल बहुत ही जागरूक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले आप देखते थे कि इस तरह के केसेस एक MC मेहता के केस को के अलावा और ज़्यादा आपको देखने में नहीं आते थे। अब अगर आप पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो चाहे वो ग्रेट इंडिया मस्टर्ड का केस हो, चाहे वो और एक कमेटी पराली के बारे में हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के कुछ वृक्ष काटने के बारे में हो, बहुत से केसेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के सामने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सामने भी आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो आपने आंकड़े बताए हैं, जो कि हमें एक चेता रहे हैं, उनमें जरूर कमी आएगी और हमारा देश अग्रसर होगा। तो ठीक है, कहते हैं कि भय के बिना तो प्रीति भी नहीं होती, तो ये भय दिखाना भी बहुत जरूरी है, तभी अकाउंटेबिलिटी तय हो पाएगी। तो अहम चर्चा आज की, और हम तमाम खास मेहमानों ने आके बताया कि किस तरीके से पर्यावरण की बिगड़ती हुई सेहत को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शर्मा सर आपका, उपाध्याय जी आपका, गुंजन जी आपका और कविता जी आपका चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आज 55 मिनट की इस बातचीत में मैं ये नहीं कह रहा कि 55 बातें भी अगर आपने सीखी हो तो इम्प्लीमेंट करिएगा। मेरे लिए सिर्फ 5 बातें भी अगर आज की इस कॉन्वर्सेशन में आपने सीखी हैं तो प्लीज आज से इम्प्लीमेंट करिएगा। देखिएगा पार्क में कोई कूड़ा तो नहीं जला रहा है, जो आपके घर का नल है वो लगातार बह रहा है, उसे ठीक कर दीजिए। देख लीजिए कि किस तरह से पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने बताया कि अलग अलग पौधे हैं जिनको आप लगा सकते हैं, और कई खास पौधे ऐसे हैं जो पर्यावरण की सेहत को सुदृढ़ करने के लिए, सुधारने के लिए बहुत जरूरी है, तो उन पौधों को लगाइए। ये सारे प्रयास करिए और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझको कि आपने ये प्रयास किए कि नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली मुलाकात फिर होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक सच के साथ रहिए, सच का साथ निभाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार।